नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 100 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियाँ। तो भारत की पहली विज्ञान नीति कब आई? तो वो आई थी 1958 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक सोच का विकास किस क्षेत्र में मौलिक कर्तव्य है? तो वह 51 AH में। अगला क्वेश्चन, एच STIP 2020 में रिसर्च में महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य क्या है? तो वह 30%। छात्रों को मुफ्त विज्ञान मैगजीन देने की पहल क्या है? तो ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टैक DPI के 3 मुख्य आधार क्या हैं? तो ये है आधार, UPI और डिजीलॉकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSIR की स्थापना किसने और कब की? तो शांति स्वरूप भटनागर ने 1942 में की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार कौन सा है? तो वह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है। विचारों को बाजार तक ले जाने वाली योजना कौन सी है? तो वो है NID कार्यक्रम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो का पुराना नाम और गठन वर्ष क्या है? तो इसरो का पुराना नाम था इनकॉर्सपार। ठीक है, इनकोस्पार। ठीक है, और ये 1962 में गठन हुआ था इसका। फिर इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। क्रायोजेनिक और तरल ईंधन कहाँ बनते हैं? तो ये LPSC में बनते हैं। ठीक है। फिर स्पेस स्टार्टअप्स को इसरो की सुविधा देने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वह इन स्पेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1980 में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा था? तो वो था SLV-3। इसरो का वर्क हॉर्स किस रॉकेट को कहा जाता है? तो वो है PSLV। ठीक है, किस क्या कहा जाता है? PSLV को वर्क हॉर्स कहा जाता है। GSLV रॉकेट उपकरणों को कितनी ऊंचाई तक ले जाता है? तो 36 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त तरल हाइड्रोजन का तापमान कितना होता है? तो -253 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं आगामी अंतरिक्ष मिशन और लक्ष्य हैं। जलवायु निगरानी के लिए नासा इसरो का रडार उपग्रह कौन सा है? तो वो है निसार, जो कि नासा और इसरो दोनों के द्वारा संयुक्त पहल मिलकर बनाया गया है। निसार में मौसम की सटीक निगरानी के लिए कौन से बैंड हैं? तो इसमें L और S बैंड लगाए गए हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो वो है गगनयान। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS बनाने का लक्ष्य क्या है? 2035 तक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चांद पर पहले भारतीय नागरिक को भेजने का लक्ष्य क्या है? तो वो है 2040। ठीक है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाएगा आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और मिसाइलें। DRDO की स्थापना कब हुई और इसका मोटो क्या है? तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी और इसका मोटो है बलस्य मूल विज्ञानम। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाकर पत्थर की तरह गिरती है? तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। उदाहरण के लिए अग्नि है। ठीक है, अग्नि मिसाइल। रडार में छिपने में सक्षम विमान की तरह उड़ने वाली मिसाइल कौन सी है? तो वो होती है क्रूज मिसाइल। ये रडार में छिप जाती है और ये विमान की तरह अपना रास्ता बदल सकती है। भारत की पहली स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वह निर्भय। ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन क्या है? तो वह हेलिना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। हाइपरसोनिक उड़ान की गति और प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो इसमें मैक 5 और स्क्रैम जेट ईंधन लगा होता है। इसकी गति होती है 5 मैक से ज़्यादा। फिर है दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कौन सी मिसाइल काम करती है? तो वो है हमारी नाग मिसाइल। फिर है ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक की गति कितनी है? तो वह 2.8 मैक। ठीक है, ये कैसी है? सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। चलिए आगे देखते हैं।
रक्षा उपकरण और उन्नत प्रणाली है। तो 350 किलोमीटर दूर मिसाइल नष्ट करने वाला भारत का स्वदेशी आयरन डोम क्या है? तो है प्रोजेक्ट कुशा। 2019 में 300 किलोमीटर LEO कक्षा में किया गया एंटी सैटेलाइट परीक्षण क्या था? तो वो था मिशन शक्ति। भारत का पहला बिना ड्राइवर वाला रिमोट कंट्रोल टैंक कौन सा है? तो वह मंत्रा। ठीक है, कौन सा? मंत्रा। खराब मौसम में विमानों की लैंडिंग कराने वाली नेविगेशन प्रणाली तो वह गगन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है 44 सेकंड में 12 घातक रॉकेट दागने वाला स्वदेशी सिस्टम, तो इससे कहते हैं हम पिनाका। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की मदद से कितनी पनडुब्बियां बनी है? तो 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां बनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित? स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी में लगी K4 मिसाइल की रेंज क्या है? तो वह 3500 किलोमीटर। ठीक है, और ये कौन सी पनडुब्बी है? ये अरिहंत, INS अरिहंत। नौसेना और वायुसेना के लिए क्रम से कौन से संचार उपग्रह हैं? तो नौसेना के लिए रुकमणी और वायुसेना के लिए एंग्री बर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा और नियंत्रण समूह। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना 1954 में किसने की? तो की थी डॉक्टर डॉक्टर होमी भाभा ने। भारत में थोरियम के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल की मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं। परमाणु रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए किन छड़ों का प्रयोग होता है? तो कैडमियम या बोरॉन छड़ों का यूज होता है। फिर नाभिक के संलयन पर काम करने वाले टोकामक का नाम क्या है? तो वह आदित्य है। 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों का निर्यात कौन सा समूह रोकता है? तो वो है MTCR। ठीक है, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात को कौन नियंत्रित करता है? तो इस्कोमेट लिस्ट नियंत्रित करती है। 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण के बाद कौन सा नियंत्रण समूह बना? तो बना था NSG। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भविष्य ईंधन और नैनो तकनीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस से बनने वाला शून्य प्रदूषण वाला ईंधन क्या है? तो वह ग्रीन हाइड्रोजन। बिना कृषि भूमि घेरे पानी में उगने वाली काई को कौन सा बायोफ्यूल बनता है? तो इससे 3G बायोफ्यूल बनता है। नैनो स्केल का आकार कितना होता है? तो 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन, स्टील से 200 गुना मजबूत कार्बन परमाणु, ठीक है, मोटी परत क्या है? तो वह ग्राफीन की। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में ग्राफीन के किस रूप का प्रयोग होता है? तो कार्बन नैनो ट्यूब CNT का यूज होता है। फिर 1991 में CDAC द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वह परम 8000। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला तरल नैनो उर्वरक किसने बनाया? तो इफ्को ने बनाया है। ठीक है, लिक्विड नैनो उर्वरक। चलिए आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है और इसका बाहरी कवर क्या है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। इसका बाहरी कवर कैप्सिड का बना होता है। बिना DNA आने वाले केवल संक्रामक प्रोटीन एजेंट को क्या कहते हैं? तो उसे प्रियोन कहते हैं। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से बचाने वाला अतिरिक्त गोल DNA क्या है? तो वह प्लाज्मिड। पाइल ट्यूब से जुड़कर बैक्टीरिया द्वारा DNA शेयर करने की प्रक्रिया, तो इसे कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन। अगला क्वेश्चन, हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में मिलाने वाले बायो फर्टिलाइजर कौन से हैं? तो वह राइजोबियम और अजोला। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जड़ में पाए जाते हैं। जो दलहन फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। कीड़ों को मारने वाला विषैला काई प्रोटीन कौन बनाता है? तो BT। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंगिएसिस बनाते हैं। समुद्र में तेल रिसाव की सफाई करने वाले ऑयल ईटिंग बग की खोज किसने की? तो होते डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीवर के कचरे को सीधे बिजली में बदलने वाली तकनीक क्या है? तो ये माइक्रोब्रियल फ्यूल सेल। ठीक है, चलिए आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने कमेंट में सुझाव बताना और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। DNA को विशिष्ट जगह से काटने वाली आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो क्रिस्पर
Cas9, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा बनी होती है। कटे हुए डीएनए को वापस जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो वह लाइगेज। कीड़ों के mRNA को ब्लॉक करके फसल बचाने वाली तकनीक क्या है? तो वह आरएनए इंटरफेस, ठीक है, RNAi। संपूर्ण शरीर या इंसान बनने की क्षमता वाली मास्टर कोशिका क्या है? तो वह टोटीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैंसर के इलाज में साइड इफेक्ट कम करने वाली नई तकनीक कौन सी है? तो वह टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया या कवक का उपयोग करके चट्टानों से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो इसे हम बायो माइनिंग कहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का नाम क्या है? तो वह DHM11, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। HIV वायरस मुख्य रूप से इम्यूनिटी की किन कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो होते हैं हेल्प टी सेल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एड्स और टीबी की जांच के लिए क्रम से कौन से टेस्ट होते हैं? तो एड्स के लिए एलिजा टेस्ट होता है और टीबी की जांच के लिए मेंटॉक्स टेस्ट होता है, ठीक है, मेंटॉक्स। चलिए आगे देखते हैं। कुष्ठ रोग, जिसे हम हैंसेंग रोग भी कहते हैं, इसका इलाज किस थेरेपी से किया जाता है? तो कुष्ठ रोग के लिए है हमारे पास MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लीवर कैंसर का कारण बनने वाला सबसे खतरनाक डीएनए वायरस कौन सा है? तो वो है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इससे लीवर का कैंसर बन जाता है। पोलियो का इंजेक्शन और ड्रॉप किसने बनाई थी? तो वो इंजेक्शन बनाया था साल्क ने, जोनास साल्क ने, और ड्रॉप बनाई थी साबिन ने, ठीक है। इंजेक्शन साल्क और ड्रॉप साबिन, ऐसे याद रखना आप। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो वो थी पेनिसिलिन की खोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल कैंसर थेरेपी का नाम क्या है? तो वो है नेक्सकार्न 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंटीबायोटिक दवाओं की अत्यधिक बिक्री रोकने वाला अभियान क्या है? तो वह रेड लाइट कैंपेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे और को देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और देखेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार और डिजिटल टैग। पेटेंट अधिकतम कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? तो 20 वर्षों के लिए। पारंपरिक ज्ञान का अवैध रूप से पेटेंट करना क्या कहलाता है? तो बायो पायरेसी कहलाता है। भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला? तो ये मिला था दार्जिलिंग चाय। कालपी का हस्त निर्मित कागज और चुनार बलूपत्र किस राज्य के जीआई टैग है? तो ये है उत्तर प्रदेश के। फिर DPDP एक्ट 2023 के तहत डेटा प्राइवेसी उल्लंघन का अधिकतम जुर्माना क्या है? तो वह 250 करोड़ रुपए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोल प्लाजा पर फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है? तो ये RFID तकनीक पर काम करता है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर कौन सा था? तो वो था स्वराज। किसने बनाया था? CSIR। बिना पूंछ वाला हेल्थ UCAV ड्रोन कौन सा है जो रडार से बच सकता है? तो वह घातक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के मिसाइल मैन कौन हैं जिन्हें IGMDP की शुरुआत की? तो होते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रमन प्रभाव की खोज के लिए CV रमन का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला था। फिर एक क्रेस्कोग्राफ सेंथ से पौधों की जीवन की खोज किसने की? तो होते हैं जगदीश चंद्र बसु। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है, किसने? रमन ने, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? जिन्होंने अग्नि 4 और 5 का नेतृत्व किया था वो था टेसी थॉमस, ठीक है, टेसी थॉमस। अगला क्वेश्चन। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इंपोर्टेंट है। भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है? तो वह है लालजी सिंह, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे वैश्विक आविष्कार और विविधता। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोस ऑन कण का नाम किस पर है? तो सत्येंद्र नाथ बोस पर रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे का माना जाता है? तो वह है जॉन मैकार्थी। लाइफाई में डेटा ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विजुअल LED लाइट का, ठीक है, विजुअल लाइट। फिर है फ्रीक्वेंसी और
बिटकॉइन किस विकेंद्रीकृत तकनीक पर काम करते हैं? तो ब्लॉकचेन पर, ठीक है। ये क्या है? बिटकॉइन है, गलत लिख रहा है। जो बिटकॉइन होते हैं जो खरीदे जाते हैं महंगे, वो एक तरह की डिजिटल करेंसी है, ठीक है, वही है ये। चेचक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो वह एडवर्ड जेनर। रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? तो वो थे लुइस पास्चर। 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम भारत का स्वदेशी निगरानी ड्रोन कौन सा है? तो वह रुस्तम 2, ठीक है, इंपोर्टेंट है। फिर अडानी डिफेंस द्वारा निर्मित नेवी का नवीनतम ड्रोन कौन सा है? तो वह दृष्टि 10, जो कि इंपोर्टेंट है, ठीक है। किसने बनाया? अडानी डिफेंस। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रक्षा प्रौद्योगिकी, GMDP और मिसाइल बेसिक्स। तो IGMDP कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1983 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। IGMDP की 5 मुख्य मिसाइलें कौन सी हैं? तो कौन सी है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, ठीक है। इसे हम पटना से याद रख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार की मिसाइलें हैं? तो ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस। कौन सी? पृथ्वी और अग्नि। चलिए आगे देखते हैं। आकाश और त्रिशूल की मारक क्षमता क्या है? तो सतह से हवा में वार कर सकती हैं। नाग किस प्रकार की मिसाइल है? तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। फिर है अस्त्र। अस्त्र मिसाइल कैसी है? तो अस्त्र जो है हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में क्या अंतर है? बैलिस्टिक परवलयाकार गिरती है और क्रूज सतह के समानांतर उड़ती है, ठीक है। मैक 1 से कम गति वाली मिसाइलें तो इन्हें सबसोनिक मिसाइलें कही जाती हैं, ठीक है, मैक 1 से। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी एडवांस मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 9, निर्भय मिसाइल किस श्रेणी में है? तो ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भय। फिर है ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति होती है मैक 2.8 से 3 तक, ठीक है। फिर हाइपरसोनिक मिसाइल की गति कितनी है? तो 5 मैक से अधिक होती है हाइपरसोनिक की। अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो 5000 किलोमीटर से अधिक। MIRV तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? एक मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को भेज सकता है इसके द्वारा, ठीक है, MIRV तकनीक द्वारा। तेजस क्या है? तो स्वदेशी चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे HAL द्वारा निर्मित किया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राफेल विमान किस देश से लाया गया है? तो राफेल कहाँ का है? फ्रांस का है। ये 4.5 पीढ़ी का वो है विमान। फिर सुकोई 30 MKI में, MKI का अर्थ क्या है? तो MKI का जो फुल फॉर्म है वो है मॉडिफाइड फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए निर्मित, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी, वायु रक्षा और नौसेना। S-40 वायु रक्षा प्रणाली किस देश की है? तो ये रूस की। बराक 8 किसके सहयोग से बना है? तो इजराइल के सहयोग से बना है, ठीक है, बराक 8। फिर स्टेल्थ तकनीक का उद्देश्य क्या है? तो स्टेल्थ तकनीक से हम रडार की पकड़ में आने से बच जाते हैं। भारी वजन उठाने वाला चिनूक क्या है? तो एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, क्या नाम है इसका? चिनूक। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो यह INS विक्रांत, ठीक है, ये पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगला क्वेश्चन है, के सीरीज जिसमें कि K4 K15 मिसाइलें कहाँ से लॉन्च होती हैं? तो ये पनडुब्बी से लॉन्च होती हैं, ठीक है, के सीरीज वाली मिसाइलें पनडुब्बी से। फिर INS अधिघात किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो ये एक प्रकार की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, SSBN, ठीक है। INS अधिघात किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो ये परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ये सेम है, रिपीट हो गया एक। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी कैसी है? तो ये डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की होती है, कलवरी श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो। और से इसरो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसरो और कक्षाएं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वह डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर इनकोस्पार की स्थापना कब हुई? तो 1962 में इनकोस्पार की स्थापना हुई थी। फिर इसरो की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में हुई थी इसरो की स्थापना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी बेंगलोर में ही है। फिर एडुसेट का उद्देश्य क्या है?
तो एडुसेट विश्व का पहला दूरस्थ शिक्षा उपग्रह है जो कि 2004 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है। जियो स्टेशनरी कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। फिर पृथ्वी के सापेक्ष कौन सा उपग्रह स्थिर रहता है? तो जियो स्टेशनरी उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष रहता है। ठीक है। फिर है पोलर ऑर्बिट लियो का मुख्य उपयोग तो पृथ्वी का अवलोकन के लिए यूज किया था पोलर ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO की विशेषता क्या होती है? तो उपग्रह हर दिन समान और समय पर गुजरता है। ठीक है, हर दिन समान और समय पर गुजरता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रेरण यान और उपग्रह वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? तो PSLV कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। GSLV के क्रायोजेनिक इंजन का सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है GSLV? तो ये अत्यधिक निम्न ताप पर द्रव ईंधन। ठीक है, क्या होता है इसमें? अत्यधिक निम्न ताप पर द्रव ईंधन होता है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, गगनयान के लिए कौन सा रॉकेट उपयोग होगा? तो गगनयान के लिए LVM-3 होगा, जिसे बाहुबली कहते हैं। ठीक है, बाहुबली। फिर अगला क्वेश्चन है, NGLV का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुनः प्रयोजन रीयूजेबल तकनीक है। ठीक है, NGLV क्या है? दोबारा यूज कर सकते हैं हम इसे। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से किया गया था। रोहिणी उपग्रह किस भारतीय वाहन से लॉन्च हुआ? तो यह हुआ था SLV-3 से। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल। ठीक है, कौन सा? एप्पल। फिर कल्पना वन का पुराना नाम क्या था? तो इसका था मैट सेट। ठीक है, कल्पना वन का पुराना नाम मैट सेट था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में। तो चंद्रयान 1 की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? तो चंद्रमा पर जल के अणुओं की पुष्टि की थी। ठीक है, चंद्रयान 1 ने। चंद्रयान 1 के इम्पैक्ट प्रोब MIP का स्थान तो वह जवाहर पॉइंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था क्या? था विक्रम था। चंद्रयान 2 के क्रैश स्थान का नाम तो वो था तिरंगा पॉइंट। ठीक है, फिर अलग देखते हैं। अब देखते हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का स्थान तो वो था शिव शक्ति पॉइंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मंगलयान। मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ? तो ये PSLV-C25 से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम प्रयास में मंगल पे पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था? तो वो था भारत। ठीक है, मंगलयान प्रथम प्रयास में ही सफलतापूर्वक पहुंच गया। फिर चंद्रयान 4 जो कि प्रस्तावित है, इसका लक्ष्य क्या है? तो चंद्रमा से सैंपल वापस लाना इसका लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं। एंटी सेट एंड एडवांसेस मिशन शक्ति क्या है? तो एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल का परीक्षण करना मिशन शक्ति का होगा उद्देश्य। फिर है स्पेडेक्स मिशन किससे संबंधित है? स्पेडेक्स तो डॉकिंग तकनीक से संबंधित है, मतलब उपग्रहों को जोड़ने से, स्पेडेक्स। चलिए आगे देखते हैं। निसार किनका संयुक्त मिशन है? तो निसार किस किसका है? इसरो और DRDO का, दोनों का मिल के है। ठीक है, संयुक्त मिशन है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर नाविक क्या है? तो भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, नाविक इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में। फिर आदित्य L1 में L1 क्या है? तो लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट L1 का फुल फॉर्म है इसमें। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाएगा? तो इन्हें कहा जाएगा व्योम व्योमनॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, GPS और ग्लोसनेस किस देश के हैं? तो ये है अमेरिका के GPS, और ग्लोनेस किसका है? ये रूस का है। ठीक है, 2017 में PSLV-C37 से कितने उपग्रह छोड़े गए थे? तो 104 उपग्रह छोड़े गए थे। तो एक तरह का विश्व रिकॉर्ड था। ठीक है, ये किसने छोड़े थे? इंडिया ने छोड़े थे 2017 में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम नैनो प्रौद्योगिकी मूल सिद्धांत और संरचना। तो एक नैनो का मान कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनो स्केल की सीमा में कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो वो आती है DNA की चौड़ाई। ठीक है, ये एक तरह की नैनो स्केल की सीमा में आती है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया? तो ये दिया था नोरियो तानीगुची ने 1974 में दिया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है। देयर इज पेनल्टी ऑफ रूम एट द बॉटम व्याख्यान किसका है? तो ये दिया था रिचर्ड फाइनमैन ने। ठीक है, नैनो स्केल पर गुण क्यों बदलते हैं? क्वांटम प्रभाव और बढ़ता हुआ शार्प एरिया से। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुण बदलते रहते हैं। फिर ग्रेफिन क्या है? तो कार्बन की एक परमाणु मोटी 2D परत है ग्रेफिन, इंपोर्टेंट है। कार्बन नैनो ट्यूब CNT की विशेषता क्या है?
तो स्टील से अधिक मजबूत होती है ये, ठीक है। और विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, फुलेरिन C60 किस आकार का होता है, तो ये फुटबॉल के आकार का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का उदाहरण, तो लिथोग्राफी, बड़ों को काट कर छोटा करना, तो ये टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत आता है। फिर है बॉटम अप अप्रोच, तो इसमें क्या है, सेल्फ असेंबली, इसमें अणुओं को जोड़ा जाता है, ठीक है, इसे हम बॉटम अप कहते हैं। जिसमें जोड़ेंगे उसे बॉटम अप कहेंगे, और जिसमें काट के छोटा करेंगे उसे टॉप टू डाउन कहेंगे, ठीक है। अब है 67 क्वेश्चन, क्वांटम डॉट का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इनके आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैनो स्केल पर सोने का रंग कैसा होता है, तो ये लाल या बैंगनी हो जाता है। नैनो स्केल पर चांदी का नया गुण तो होता है एंटी बैक्टीरियल गुण आ जाता है चांदी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या है, तो ये दवा को सीधे प्रभावित कोशिका तक पहुंचाना टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहलाता है। फिर लैब ऑन ए चिप, तो लैब ऑन ए चिप का उद्देश्य क्या है, तो सूक्ष्म स्तर पर रोगों का विश्लेषण करना लैब ऑन ए चिप का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CEM और TEM क्या है, तो नैनो संरचना देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। सैम और टैम क्या है, नैनो संरचना देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। बायोटेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो ये दिया था कार्ल एरिकी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। DNA का पूरा नाम, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की, तो ये की थी वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DNA में कौन सी शर्करा होती है, ठीक है, शुगर, तो कौन सी होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा। DNA में RNA में DNA से अलग कौन सा क्षार होता है, तो यूरेसिल, ठीक है। मतलब RNA में जो अलग होता है वो यूरेसिल होता है DNA से। DNA की कैंची किसे कहते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूलॉजिक का न्यू एंडोन्यूलॉजियल, ठीक है, एंडोन्यूलॉजियल को हम DNA की कैंची कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। DNA के टुकड़ों को कौन जोड़ता है, तो ये DNA लाइगेज जोड़ता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। DNA लाइगेज से हम DNA के टुकड़ों को जोड़ते हैं। पहले प्लाज्मिड का क्या अर्थ है, तो वेक्टर के रूप में जीन ट्रांसफर करना, ठीक है, क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। तो बीटी कॉटन में बीटी क्या है, तो बीटी की फुल फॉर्म है बैसिलस थुरियनजेसिस, ठीक है, जो एक प्रकार का जीवाणु होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व का पहला क्रोन स्तनधारी जीव कौन सा था, तो वो है डॉली भेड़, जिसका नाम डॉली था भेड़ का, वही 1996 में बनाया गया था क्लोन द्वारा, ठीक है। टेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है IVF, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। भारत की पहली आधिकारिक टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, तो वो थी हर्षा या इंदिरा, ठीक है, 1986 में जो बनी थी। गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो किसकी होती है, विटामिन A होता है इसमें, ठीक है। रेड बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रेड बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र, तो ये कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। फिर है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र, ये समुद्री संस्थान या मरीने से संबंधित होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बौद्धिक संपदा, IPR और साइबर सुरक्षा। WIPO वीपो का मुख्यालय कहाँ है, तो वीपो का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो कि 1967 में स्थापित किया गया था, ठीक है। TRISP ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पेटेंट कितने वर्ष के लिए मिलता है, तो आवेदन की तिथि से 20 वर्ष के लिए मिलता है नए आविष्कार हेतु। साहित्यिक कलात्मक रचनाओं के लिए क्या मिलता है, तो कॉपीराइट मिलता है, ठीक है, कॉपीराइट दिया जाता है। ब्रांड नाम और लोगों की सुरक्षा ट्रेडमार्क किससे होती है। फिर है GI टैग किससे दिया जाता है, तो ये विशिष्ट भौगोलिक उत्पादों को GI टैग दिया जाता है, ठीक है। फिर डीप फेक का मुख्य दुरुपयोग, तो AI द्वारा नकली वीडियो ऑडियो बनाने में इसका डीप फेक का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। मॉलवेयर और फिशिंग किसके प्रकार है, तो एक प्रकार साइबर अपराध है, ठीक है, साइबर क्राइम्स के अंतर्गत आते हैं मॉलवेयर और फिशिंग। अब देखते हैं पाश्चुरीकरण और रेबीज का टीका, तो किसने की थी इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। विश्व की पहली वैक्सीन जो कि चेचक के लिए थी, स्मॉल पॉक्स के लिए, किसने बनाई, वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। पहली एंटीबायोटिक
की खोज किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक कवक से बनती है, ठीक है। क्या नाम है इसका? पेनिसिलिन। फिर टीबी के जीवाणु की पहचान तो ये किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो वो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाले भी, चेचक वाला। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु, ये दोबारा रिपीट हो गया। पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा जीवाणु करता है? तो होता है राइजोबियम, ठीक है। ये पौधों की जड़ों में होता है। कौन से पौधों में? दलहन फलों, ठीक है। दलहन और तिलहन जो पौधे होते हैं ना, दाल वाले, उनके उसमें पाई जाती है जड़ों में। फिर सुपर बग क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया एक तरह का, ठीक है, सुपर बग। एड्स, डेंगू और पोलियो के वाहक कौन है? तो वह है वायरस, विषाणु, ठीक है। इंपोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले देखेंगे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा है? तो यह था चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भुवन पोर्टल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो वह है इसरो। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेजना है? तो वह लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना, LEO, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। इनसेट श्रृंखला के उपग्रह का मुख्य कार्य क्या है? तो वह संचार और मौसम विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन आदित्य L1 किस खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ये सूर्य का अध्ययन करेगा। क्या? आदित्य L1, ठीक है, जो सूर्य की भारी परत होती है, जैसे हम कोरोना कहते हैं, तो ये उसके अध्ययन के लिए भेजा गया है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और लूनर मिशन, निसार सैटेलाइट मिशन किन दो एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो जो निसार प्रोजेक्ट है वो इसरो और नासा दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ल्यूपेक्स मिशन इसरो और किस एजेंसी के बीच चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की खोज का मिशन है? तो ये जैक्सा का, ठीक है, जापान और इसरो का, दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 में स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन सा बना था? तो वो था जापान। 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर पहली अमेरिकी सॉफ्ट लैंडिंग 2024 में किस स्पेस एजेंसी ने की थी? तो ये की थी इंस्टीट्यूटिव मशीन्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्यूस मिशन किस ग्रह के चंद्रमाओं की खोज के लिए ESA द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जुपिटर बृहस्पति ग्रह की खोज की चंद्रमा की खोज के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चंस। ब्रह्मांडीय खोज और वेधशालाएं, डार्क यूनिवर्स को मैप करने के लिए कौन सा मिशन डिजाइन किया गया है? तो ये है यूक्लिड मिशन। इसके द्वारा डार्क यूनिवर्स को मैप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के लिए तैयार दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो वह लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा, ठीक है, LSST। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की पहली इमेज किसने भेजी? तो ये भेजी थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीगो ऑब्जर्वेटरी मुख्य रूप से किसका पता लगाने के लिए मशहूर है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए मशहूर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है आपको। 2027 में लॉन्च होने वाला नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किसकी जांच करेगा? तो ये करेगा डार्क एनर्जी और एक्सप्लोप्लेनेट्स की, ठीक है, एक्सप्लोप्लेनेट्स की। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। रक्षा एवं विमानन प्रौद्योगिकी, तो इसका क्वेश्चन, अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो जो अग्नि 5 है वो एक प्रकार की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ICBM। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ये इंडिया और रूस दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया था ब्रह्मोस। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान
लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो वो है तेजस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो वह INS विक्रांत। ठीक है, ये भारत का पहला स्वदेशी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये पनडुब्बी सबमरीन्स के निर्माण से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 इसके द्वारा जो है सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए प्रतिमान। तो सोरा नाम का AI मॉडल जो टेक्स्ट से असली जैसी इमेज वीडियो बनाता है, तो किस कंपनी का है? तो ये ओपन AI का है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सोरा। फिर है ग्रोक 1.5 लैंग्वेज मॉडल किस AI स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये XAI है। ठीक है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, एक्स उसका ही ये AI मॉडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्म आर्किटेक्चर पर आधारित एक्सियन नाम की कस्टम AI चिप की घोषणा किसने की है? तो ये गूगल ने की है। अगला क्वेश्चन है, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा AI असिस्टेंट जोड़ा गया है? तो वह कोपायलट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है कोपायलट, विंडो 11 में इसको जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में AI का उपयोग करके किस पुराने रोमन शहर के जले हुए स्क्रॉल्स को पढ़ा गया? तो वो था हरक्यूल नियम। ठीक है, हरकुली नियम। तो चलिए आप आगे देखेंगे, डेटा सुरक्षा और साइबर नीतियाँ। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में डेटा डिफ्यूजरी का क्या अर्थ है? तो वह संस्था जो डेटा प्रोसेसिंग का उद्देश्य निर्धारित करती है। ठीक है, तो वो क्या है? डेटा फिड्यूसरी कहलाती है। ठीक है, ये संस्था है। अगला क्वेश्चन है, वेब 3.0 जो विकेंद्रित इंटरनेट को संदर्भित करता है किस पर आधारित है? तो ये जो है वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 28 देशों द्वारा साइन किया गया ब्लेचले डेक्लेरेशन किससे जुड़ा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा है? बेलेचले डेक्लेरेशन। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। AI द्वारा डीप फेक वीडियो बनाने में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग होता है? तो इसमें जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का यूज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। GAN का। भारतीय न्याय संहिता में साइबर अपराध शामिल किया गया है, इसने किस अधिनियम की जगह ली है? तो इसने भारतीय दंड संहिता IPS इंडियन पेनल कोड की जगह ली है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, उन्नत तकनीक और नवाचार। ब्रेन चिप इम्प्लांट के लिए पहले ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की FDA मंजूरी किस कंपनी को मिली है? तो ये मिली है न्यूरालिंक को। ठीक है, ये भी एलन मस्क की कंपनी है, न्यूरालिंक। अगला क्वेश्चन है, अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर का उद्देश्य क्या है? तो स्टारलिंक को टक्कर देने वाला सैटेलाइट इंटरनेट कंसल्टेशन बनाना। ठीक है, तो ये स्टारलिंक किसकी कंपनी है? तो ये भी एलन मस्क की ही कंपनी है, स्टारलिंक। ठीक है, इसी को टक्कर देने के लिए अमेजन प्रोजेक्ट क्यूपर को लाया है। ठीक है, याद रखना है आपको। अमेजन के प्रोजेक्ट क्यूपर का उद्देश्य क्या है? तो स्टारलिंक को टक्कर देने वाला सैटेलाइट इंटरनेट कंसल्टेशन बनाना। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही। लाईफाई तकनीक का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश तरंगों का उपयोग करके हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करना इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और क्वांटम ने क्वांटम कंप्यूटर में क्या बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो इसमें जो है कम एरर रेट वाले भरोसेमंद लॉजिकल क्यूबिट बनाना चालू कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर शिप यारा बर्कलैंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये नॉर्वे ने लॉन्च किया है। ठीक है, यारा बर्कलैंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आगे देखते हैं, जीव विज्ञान और मानव स्वास्थ्य। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो यकृत लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि में मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो होता है विटामिन D का संश्लेषण। ठीक है, मलेरिया परजीवी
का वाहक कौन है? तो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर। तो ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, परजीवी से होता है, मलेरिया। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है? तो ये जाइलम है, ठीक है। ये जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है पौधे में। तो एक होता है फाइलम, ठीक है, फाइलम। तो ये क्या करता है? ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अब आगे देखेंगे हम जेनेटिक एवं चिकित्सा तकनीक। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय आबादी के जीनोम का अनुक्रमण, ठीक है, सीक्वेंसिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जानवर के जेनेटिकली मॉडिफाइड अंग को इंसान में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया था? वो था सुअर, ठीक है, पिग। अगला क्वेश्चन है क्रिस्पर केस 9 तकनीक का मुख्य रूप से किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? तो सटीक जीन एडिटिंग, ठीक है, जीन को चेंज करना, बदलना, में इसका यूज किया था कैस्पर केस 9 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ह्यूमन पेंजीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद क्या है? तो इंसानों के जेनेटिक बदलावों का एक विस्तृत और ड्राइवर्स मैप बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु। किसानों को सशक्त बनाने वाली पीएम कुसुम योजना किस तकनीक पर आधारित है? तो सौर ऊर्जा पर आधारित है, ठीक। इसमें सोलर प्लांट लगाने की सुविधा उपलब्ध होती है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो रीन्यूएबल एनर्जी से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स किस देश संघ ने लॉन्च किया? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ईयू के द्वारा। रिसर्चर्स द्वारा बनाया गया सोलर पेपर बिजली कैसे उत्पन्न करता है? तो ये घर के अंदर की रोशनी और धूप दोनों से बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर पेपर बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन और जलवाष्प ये जो है सारी ही कैसी हैं? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे महासागर मिशन और भौतिकी। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग में किस रसायन का उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है इसमें, कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। भारत के पहले मानव युक्त समुद्री मिशन का नाम क्या है जो 6000 मीटर गहराई तक जाएगा? तो वह समुद्री यान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। डीप ओशन मिशन, ठीक, का मुख्य उद्देश्य महासागर में क्या खोजना है? तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स खोजना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन में, ठीक है। यूके की जेईटी लेबोरेटरी ने न्यूक्लियर फ्यूजन में रिकॉर्ड कितनी एनर्जी बनाई? तो 69 मेगाजूल एनर्जी बनाई थी इसने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए आगे देखते हैं। और अब देखेंगे अंतरिक्ष एजेंसियों का तुरंत एक रिवीजन देखेंगे। तो चंद्रयान 3 और गगनयान ये किसके? इसरो के हैं, जो कि भारत की एजेंसी है। और लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग की थी किसने? चंद्रयान 3 ने। और इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान, ठीक है, इसका उद्देश्य है, यही दोनों है। फिर है निसार, जो कि इसरो और नासा दोनों का संयुक्त प्रोग्राम है। इसरो भारत की है और नासा कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की। तो ये पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए बनाया जा रहा है। फिर है ल्यूपेक्स, जो कि इसरो और जैक्सा मतलब कि भारत और जापान की संयुक्त परियोजना है। इसमें चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की खोज की जाएगी। फिर है स्लिम मिशन, तो ये जाक्सा जापान का है। चंद्रमा पर 5वीं सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये बनाया गया है। फिर है ज्यूस मिशन, तो ये है ईएसए यूरोप का, जो कि बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो एक तरह का डिवीजन है आपके लिए, ठीक है, तो याद रखना है। अब देखेंगे एआई और डिजिटल टेक शब्दावली। तो वेब 3.0 ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत इंटरनेट है एक तरह का। फिर है डीप फेक, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क GAN द्वारा निर्मित फर्जी वीडियो इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, डीप फेक से। फिर है सोरा AI,
तो ओपन एआई का टेक्स्ट वीडियो जनरेटिव क्या है, एक डिजिटल वो है, ओपन एआई डिवाइस वो है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रोक 1.5 एक्स एआई द्वारा विकसित नया लैंग्वेज मॉडल है। एक्सॉन चिप जो कि गूगल द्वारा विकसित कस्टम एआई चिप है। फिर लाईफाई प्रकाश तरंगे लाइट वेव से हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल की भर्ती आरओ और लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले देखेंगे हम जो चंद्रयान 1 था ये कब गया था, ये 2008 में चांद पर गया था। ठीक है, फिर चंद्रयान 2 इसकी जो लैंडिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी कब, 2019 में। और फिर चंद्रयान 3 ये गया था 2023 में। ठीक है, इसकी सफल लैंडिंग हुई थी और जहाँ पर लैंडिंग हुई थी उस जगह का नाम क्या रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कौन सा है, तो यह गगनयान। सूर्य के कोरोना के अध्ययन हेतु कौन सा मिशन है, तो यह आदित्य L1। ये जो है सूर्य की जो बाहरी परत होती है कोरोना, उसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है, तो ये रूस का मिशन है। लूना 25 इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया, तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आदित्य L1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। महासागर अन्वेषण के लिए भारत का हालिया मिशन कौन सा है, तो यह समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान मिशन में किस पनडुब्बी का उपयोग होगा, तो होगा मत्स्य 6000 का। मत्स्य 6000 का निर्माण किस संस्था ने किया है, तो यह क्या NIOT ने। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको दोनों ही। इसरो के सहयोग से निजी रॉकेट परीक्षण करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है स्काईरूट एरोस्पेस। ये पहली कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है और रॉकेट परीक्षण करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चंस। मिसाइल वर्गीकरण देखते हैं मिसाइल्स का। तो अस्त्र जो हमारी मिसाइल है वो हवा से हवा में वार करती है। ठीक है, एयर टू एयर। फिर अग्नि 5 जो अग्नि 5 है वो सतह से सतह पर चलाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज होती है 5000 प्लस किलोमीटर तक। ठीक है, 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। फिर है ब्रह्मोस को हम सतह से सतह पर वार करते हैं और ये एक प्रकार की क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि 300 से 400 किलोमीटर की रेंज से चलती है। ठीक है, जा सकती है। आगे देखेंगे और क्वेश्चंस। अधिकांश स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का विकास कौन करता है, तो ये करता है DRDO। ब्रह्मोस मिसाइल किन 2 नदियों के नाम पर है, तो ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की नदी है और मॉस्कवा ये रूस की नदी है। तो इन दोनों के नाम पर ही ब्रह्मोस रखा गया है इसका नाम। प्रिलय किस प्रकार की मिसाइल है, तो प्रिलय सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेजस फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है, तो HAL ने किया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं। सटीक DNA संशोधन के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है, तो होता है CRISPR-Cas9 का। ठीक है, इसके द्वारा सटीक संशोधन किया जाता है DNA का। ठीक है, सुधार किया जाता है DNA में। CRISPR के मुख्य उपयोग क्या है, तो जीन संशोधन, कैंसर इलाज और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनको जो है चेंज किया जा सकता है जीन्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DNA की कॉपी बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है, तो होती है PCR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए कौन सी तकनीक है, तो है ELISA, मतलब कि एड्स की जांच के लिए। तो एड्स का जो परीक्षण किया जाता है उसमें कौन सा टेस्ट होता है, ELISA टेस्ट होता है, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। दुर्लभ बीमारियों के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी किसने विकसित की, तो ये की थी IISc जो कि बेंगलोर है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। तो CRISPR-Cas9 जो है एक प्रकार की DNA कैंची है जो कि DNA को काट कर उसमें संशोधन करने का कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं।
कोविड-19 किसके कारण होता है? तो जो कोविड-19 एक वायरस के कारण होता था, विषाणु के कारण। फिर प्रथम एंटीबायोटिक किससे बनी थी? तो ये कवक के द्वारा बनी थी, ठीक है। और जो पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैजा और टाइफाइड के कारक क्या है? तो बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है हैजा और टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारक प्लाज्मोडियम क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है। कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, इंपोर्टेंट है। दही बनने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो खमीर यीस्ट का उपयोग होता है ब्रेड बनाने में, ठीक है। और ये किण्वन की प्रक्रिया से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? तो उच्च शक्ति और चालकता के लिए जाने जाते हैं। हल्के और मजबूत खेल उपकरण बनाने में किसका उपयोग होता है? तो एक कार्बन नैनो ट्यूब का यूज होता है हल्के और मजबूत उपकरण बनाने में। चिकित्सा क्षेत्र में नैनो तकनीक का सबसे तेजी से बढ़ता उपयोग तो वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के कारण चिकित्सा क्षेत्र में नैनो तकनीक का यूज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ठीक है, सेमी कंडक्टर है, जिससे चिप भी बनाई जाती है, ठीक है। और जो स्टील से सोलर लगवाना मजबूत होता है कौन? कार्बन। और अत्यधिक लचीला होता है कार्बन नैनो, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखते हैं, कौन सी एआई शाखा मशीनों को डेटा से सीखने में सक्षम बनाती है? तो होता है मशीन लर्निंग। चैट जीपीटी किस तकनीक पर आधारित है? तो जनरेटिव एआई एनएलपी पर आधारित है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है एनएलपी, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से डेटा के स्टोरेज और एक्सेस को क्या कहते हैं? तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईओटी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का पूरा नाम है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? तो है नाविक। ये भारत का स्वदेशी सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि गूगल है, गूगल का जो लोकेशन सर्च करते हैं उसमें। चलिए आगे देखते हैं, भौतिक प्रणालियों की आभासी प्रतियां बनाने वाली तकनीक तो है डिजिटल ट्विन। आभासी दुनिया और इमर्सिव इंटरनेट से जुड़ी तकनीक तो है मेटावर्स, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। क्रिप्टो करेंसी में डेटा को सुरक्षित करने के लिए तकनीक कौन सी है? तो होती है ब्लॉकचेन। जो क्रिप्टो करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी, उसके लिए सुरक्षित सबसे ज्यादा जो तकनीक है वो है ब्लॉकचेन टेक्निक, ठीक है। फिर है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं का प्रबंधन कौन करता है? तो CERT.in करता है, ठीक है, CERN। भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित मिशन तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और CERN जो है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो वह हाइड्रोजन, इंपोर्टेंट है। अपशिष्ट कचरे को ऊर्जा में बदलने की तकनीक तो ये होती है बायोमीथेनेशन, ठीक है, बायोमीथेनेशन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन होती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की तकनीक तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, RO। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन 95% होती है सीएनजी में, इसका जो मुख्य घटक है वो है मीथेन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानी में डैम बना के टरबाइन घूमता है इससे, ठीक है, और उसके बाद जो है डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR एक नजर में। तो पेटेंट क्या है? आविष्कार, नई खोज और शोध पत्रों के लिए किया जाता है। और कॉपीराइट कलात्मक कार्य, फिल्म, गाने और किताबों के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर है ट्रेडमार्क, जो कि ब्रांड वैल्यू, लोगो, कंपनियों के नाम आदि के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। और फिर GI टैग, तो GI टैग क्षेत्रों विशेष की पहचान के लिए दिया जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग की जो चाय है वो उसको GI टैग दिया गया है। तो पेटेंट तकनीक की रक्षा करता है, जबकि कॉपीराइट अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। तो यही अंतर होता है पेटेंट में और
कॉपीराइट में। अब देखते हैं भारत की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं से जुड़ा नया शहर, तो वो है धौलेरा। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था कर्नाटक। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हरित हाइड्रोजन नीति की पहली किसने शुरू की थी, तो हरित हाइड्रोजन नीति की पहल गुजरात ने शुरू की है। और परीक्षण के लिए विश्व का पहला 6G उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है, तो चीन ने प्रक्षेपित किया है। ठीक है, पहला 6G उपग्रह। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत किस देश के साथ हुई, तो ये फ्रांस के साथ हुई है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी SSS की परीक्षाओं में जैसे कि लोअर PCS हुई और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लोअर PCS में जो कि 10 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिसाइलों का वर्गीकरण, मार्ग और गति देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, परवलयाकार पथ कौन सी मिसाइल बनाती है, तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि परवलयाकार पथ बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतह के समांतर कौन सी मिसाइल चलती है, तो क्रूज मिसाइल सतह के समानांतर चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडल पार कर गुरुत्वाकर्षण से लक्ष्य भेजने वाली मिसाइल, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। एक मैक से कम गति वाली मिसाइल तो होती है सबसोनिक। इसकी जो गति होती है वो 1 मैक से कम होती है। ध्वनि की गति कितनी होती है, 1 मैक की होती है। फिर 1 से 5 मैक की गति से चलने वाली मिसाइल तो होती है सुपरसोनिक। 5 मैक से अधिक गति वाली मिसाइल तो हो जाएगी हाइपरसोनिक। ठीक है, और ये 11,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करने वाली मिसाइल, तो यह है नाग मिसाइल। अगते मिसाइलों की मारक दूरी, तो सामरिक मिसाइल की मारक दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 300 किलोमीटर तक। ठीक है, उदाहरण के लिए पृथ्वी 1। तो अगला क्वेश्चन है, SRMB मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता, ये होती है 300 से 1000 किलोमीटर तक। फिर आती है MRBM मतलब मीडियम रेंज की मारक क्षमता वाली मिसाइल। इसकी जो दूरी होती है 1000 से 3500 किलोमीटर तक, ये मारक क्षमता होती है इसकी। फिर आती है LRBM मतलब शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल होती है, इसकी मारक क्षमता होती है 3500 से 5000 किलोमीटर तक। इसके बाद आती है ICBM मतलब अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल। इसकी जो मारक दूरी होती है वो होती है 5500 किलोमीटर से अधिक की। ठीक है, तो आपको याद रखनी है दूरी कितनी कितनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी 2 और सौरभ किस श्रेणी की मिसाइलें हैं, तो SRBM मतलब शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 किस श्रेणी की मिसाइल है, तो LRBM लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। ठीक है, तो कितनी होती है इसकी मारक क्षमता, लॉन्ग रेंज की 3500 से 5000 किलोमीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का घर पृथ्वी और अग्नि सीरीज देखते हैं। तो पृथ्वी 1 का पहली बार परीक्षण कब किया गया था, तो 1988 में पृथ्वी 1 का परीक्षण किया गया। पृथ्वी 3 को नौसेना में किस नाम से जाना जाता है, धनुष के नाम से जानते हैं नौसेना में से। भारत की पहली ICBM कौन सी है जिसका 2012 में परीक्षण हुआ था, तो वो थी अग्नि 5। अग्नि 1 की मारक क्षमता कितनी है, 700 से 900 किलोमीटर। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर अग्नि 2 और अग्नि 3 ये किस श्रेणी में आती है, तो MRBM में आते हैं। ठीक है, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में। सटीक निशाने के लिए जाने जाने वाली अग्नि प्राइम की रेंज क्या है, तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्वदेशी मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, तो ये है पृथ्वी 2 और अग्नि सीरीज। ठीक है, ये क्या है जो कि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है। डॉक्टर कलाम द्वारा शुरू किया गया मिसाइल प्रोग्राम का कोड क्या था,
तो वो था पटना। मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। तो इसका जो कोड था पटना था। चलिए आगे देखते हैं। और देखते हैं विशिष्ट मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तो वो होती है त्रिशूल और आकाश। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्वदेशी मिसाइल है अस्त्र। एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल एजीटीएम कौन सी है? तो ये नाग और हेलिना। निर्भय किस प्रकार की मिसाइल? तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने वाली मिसाइल का परीक्षण तो ये था मिशन शक्ति, जो कि 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल वॉरहेड तकनीक का क्या अर्थ है? मतलब एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना लगा सकती है, ठीक है, इसके द्वारा मल्टीपल वॉरहेड MIR। अब देखते हैं ब्रह्मोस स्पेशल। किन नदियों के नाम पर रखा गया ब्रह्मोस नाम? तो वो है ब्रह्मपुत्र की भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की है मोस्कवा नदी, ठीक है। तो ब्रह्मोस इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है। अलग क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि स्पीड होती है इसकी 2.8 मैक से 3 मैक के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध टैंक और वायु रक्षा देखते हैं। 20 में क्या है? तो मुख्य युद्ध टैंक है जो कि 65 टन और 105 mm गन के साथ आता है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन टैंक का विकास मुख्य रूप से किसने किया था? तो DRDO ने किया है अर्जुन टैंक का विकास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। ब्रज टैंक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो एयर लिफ्ट योग्य हल्का टैंक है जो कि 25 टन का होता है। जोरावर टैंक का उपयोग कहाँ के लिए बना है? तो ऊंचाई वाले बर्फीले पहाड़ी इलाकों में इसका यूज करते हैं जोरावर टैंक का। कुशा कवचम क्या है? तो ये मल्टी लेयर एंड एयर डिफेंस सिस्टम है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। क्या नाम है? कुशा और कवचम। PAD मतलब पृथ्वी एयर डिफेंस की इंटरसेप्ट रेंज क्या है? 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी रेंज है। पिनाका सिस्टम क्या है? तो पिनाका सिस्टम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसमें 12 रॉकेट एक साथ छोड़े जा सकते हैं। अजय क्या है? तो अजय एक बैलिस्टिक मिसाइल है, डिफेंस इंटरसेप्टर है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय लड़ाकू विमान। राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से लिया है? तो भारत ने फ्रांस से खरीदा है राफेल को, जिसकी कंपनी कौन सी है? डेस एल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राफेल किस जनरेशन का विमान है? तो 4.5 जनरेशन का विमान है। इसकी स्पीड होती है 1.8 मैक। भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कौन सा है? तो ये तेजस, जो कि HAL द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुखोई 30 MKI किस देश के सहयोग से भारत में है? तो वह रूस। सुखोई 30 MKI की अधिकतम गति कितनी है? तो वह 2 मैक, जो कि 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। मिराज 2000 किस देश से आयातित है? तो फ्रांस से खरीदा गया था। MiG-29 किस देश का फाइटर जेट है? तो ये रूस का है। जैगुआर लड़ाकू विमान का उद्गम कहाँ से है? तो ये यूके और अमेरिका से इसका उद्गम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी इतिहास और खोज। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कार्ल एरेकी द्वारा किया गया था 1919 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी जेनेटिक्स का वो कहते हैं जनक, ठीक है। इंपोर्टेंट है। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे। रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण किसने खोजा था? तो रेबीज का जो टीका है और पाश्चुरीकरण जिसकी खोज की थी किसने? लुईस पास्चर ने। इंपोर्टेंट। दुनिया का पहला टीका किसने बनाया? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928। इंपोर्टेंट। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की गई थी? तो पेनिसिलिनियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त की गई थी, ठीक है। इस नामक कवक से, एक कवक है एक प्रकार का। DNA को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किसने सिद्ध किया था?
तो वो थे एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी। कब क्या था? 1944 में। आगे देखेंगे सूक्ष्म जीव और विज्ञान। दूध में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो होता है केसिन प्रोटीन। ठीक है, तो केसिन प्रोटीन से दूध का सफेद रंग होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये किण्वन कहलाती है। ठीक है, फर्मेंटेशन। दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु मुख्य रूप से भूमिका निभाता है? तो इस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध से दही बनाना बायोटेक्नोलॉजी के किस युग का हिस्सा है? तो प्रथम युग, 1800 ईसा पूर्व में बनाया गया था ये। तो दूध जिसमें लैक्टोजन और केसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो किण्वन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन द्वारा दही बना देता है, जिसमें लैक्टिक एसिड ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखते हैं डीएनए और आरएनए की मूल बातें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है जो कि। आरएनए का फुल फॉर्म तो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिक सूचना का मुख्य वाहक और अधिक स्थायी कौन है? तो होता है डीएनए। डीएनए किसका बहुलक है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। ठीक है, डीएनए याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो वो है राइबोज शुगर। डीएनए पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है नेगेटिव डीएनए पर। ठीक है, डीएनए का ऋणात्मक चार्ज किसके कारण होता है? तो फॉस्फेट समूह के कारण होता है। अब देखते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड्स की दिशा कैसी होती है? तो प्रति समांतर होती है। ठीक, 5 से 3 के बीच। डीएनए की बैकबोन किससे बनी होती है? ठीक है, बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए के एक घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं? तो 10 बेस पेयर होते हैं। डीएनए की एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 nm। ठीक है, नैनोमीटर। डीएनए का व्यास कितना होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्यूरिन क्षार में कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं? तो एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, दोनों ही आते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर है पीरिडिमिन क्षार में कौन सी बेस आते हैं? तो साइटोनिन और थायमिन आते हैं। देखते हैं। अब जो इसका व्यास होता है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो ये जो जगह होती है। और जो एक टर्न होता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया 34 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाइट्रोजन बेस और बॉन्ड्स। डीएनए में एडेनिन हमेशा किस में जुड़ता है? तो ये थायमिन टी से जुड़ता है। ठीक है, जो एडेनिन ए है वो हमेशा थायमिन टी से जुड़ेगा। और डीएनए में जो ग्वानिन जी हमेशा किससे जुड़ता है? तो साइटोनिन सी से जुड़ता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन बेस आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डीएनए में थायमिन टी के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? तो होता है यूरेसिल यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आरएनए में एडेनिन ए किससे जुड़ा होता है? तो यूरेसिल यू से जुड़ा होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन निर्माण और सूचना का ट्रांसफर करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। क्या आरएनए कम स्थायी और अधिक क्रियाशील होता है? तो हाँ, डीएनए की तुलना में आरएनए कैसा होता है? कम स्थायी और अधिक क्रियाशील। अब देखते हैं सेंट्रल डॉग्मा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये डीएनए बन जाता है। अगर इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बन जाता है। और आरएनए में अगर ट्रांसलेशन होगा तो फिर वो प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रल डॉग्मा क्या है? तो जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया, जो कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है, यही से क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो रेप्लिकेशन कहते हैं, मतलब द्विगुणन। कोशिका विभाजन किस चरण में
डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एस फेज में होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम नहीं भाग लेता। डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, तो यह डीएनए लाइगेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को काटने खोलने का काम कौन करता है, तो करता है हेलिकेज। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है, तो नाभिक में होती है, न्यूक्लियर के अंदर होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन, कोडॉन और जेनेटिक सीजर्स देखते हैं। आरएनए में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। प्रोटीन निर्माण शुरू करने वाला है स्टार्ट कोडॉन, तो होता है एयूजी मैथियोनिन, ठीक है, मैथियोनिन। प्रोटीन निर्माण रोकने वाले स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, तो वो यूएए, यूएजी और यूजीए। कुल कोडॉन की संख्या कितनी होती है, तो 64 होती है। कृत्रिम रूप से कोडॉन का निर्माण किसने किया था, तो हरविंद गोविंद खुराना जी ने इसका निर्माण किया था। कृत्रिम रूप से कोडॉन का निर्माण किया था, इंपोर्टेंट है। आरएनए से डीएनए बनने की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए की कैंची जेनेटिक सीजर किसे कहा जाता है, तो रेस्ट्रिक्शंस और न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, इसे कहते हैं जेनेटिक सीजर्स कहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंड योर न्यूक्लियर। फिर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार का होता है, तो 70S होता है, ठीक है, 70S। और यूकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार का होता है, 80S होता है। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि यूपी जिसमें साइंस एंड टेक पूछा जाएगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएस जो कि लोअर पीसीएस की जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। पीडीएफ और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।